ये हमने फ्रक्टोज की संरचना के बारे में देख लिया कि किस प्रकार से फ्रक्टोज की संरचना हो सकती है। इसका फॉर्मूला हमने C6H12O6 के फॉर्म में है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये यहाँ पर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप मैंने C डबल बॉन्ड O, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं। ये क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, इसमें कौन सा होता है बेटा, आप लोग बताएंगे भी। क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे कीटोन। क्रियात्मक समूह इसमें कीटोन पाया जाता है। और इसमें कुछ विशेषताएं इसकी कार्बन की फ्रक्टोज की है। फ्रक्टोज में भी क्या होता है, ग्लूकोज के समान 6 जो कार्बन परमाणु है वो रिजु श्रृंखला यानी कि सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें डी श्रेणी से संबंधित होता है। किस श्रेणी से, डी श्रेणी से संबंधित होता है। और ये देखो यहाँ पर एक शब्द और है, वाम घूर्णन को वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है इसका मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसे जो है उपयुक्त रूप से क्या करते हैं, डी होगा, फिर डैश के फॉर्म में आएगा, डैश होगा, फिर क्या आएगा, माइनस के फॉर्म में, देखो माइनस, और तब फ्रक्टोज लिखा जा सकता है, ठीक है ना। विविध श्रृंखला की संरचना दी गई इसकी, तो ये फ्रक्टोज की संरचना थी। ये फ्रक्टोज के बारे में हमने छोटी छोटी बातें पढ़ ली है ना। अब देखो बेटा, अलग अलग कल हमने इस पर बात की थी कि फ्रक्टोफ्यूरिनोज को कैसे होता है, फ्रक्टोप्यूरिनोज कैसे होता है। देखो अलग अलग है, देखो अल्फा, डी, फिर माइनस है, फिर माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज। देखो इस प्रकार से यदि संरचना देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो अल्फा पोजीशन पर जो ये, इसको अल्फा पोजीशन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा पोजीशन है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये इधर की तरफ देखो। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ CH2 ये लिवो रोटेटरी हो गया इस टाइप से। ये अल्फा पोजीशन पर यहाँ आ जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये लिवो रोटेटरी। ये OH को इधर उधर कर रहा है, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा है, अल्फा पोजीशन ही है इसका, है ना। इस पर CH2 OH इधर आ गया, OH इधर चले गया, देखो तो यही अंतर है इनमें, अल्फा और बीटा। और ये चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिक मींस एक साइक्लिक कंपाउंड है, कल हमने इस पर काफी बात की थी। ये इस प्रकार से दिख लीजिए, ये बना हुआ है ना। यदि हम बीटा वाले का अल्फा वाले का देखेंगे तो अल्फा वाले में देखो ये पहली पोजीशन ही है, तो यहाँ पर देखो ये OH समूह नीचे की तरफ है ना। देखो जबकि यहाँ क्या है, इसमें CH2OH यहाँ नीचे है, देखो, और OH समूह कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, बाकी सेम है दोनों, देखो कहीं कोई अंतर नहीं है ना। इसी के कारण इसका नाम ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ये बीटा पोजीशन पर आए, बीटा पोजीशन पर डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज। इस प्रकार की दो संरचनाएं इसमें हमें दिखाई दे रही, ठीक है। अब डाइसैकेराइड हम पढ़ रहे थे, कल हमने डाइसैकेराइड पढ़े थे बेटा। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड कह सकते हैं हम। डाइसैकेराइड उन्हें कहा जाता है कि जब उनको हम क्या करते हैं, जल अपघटन किया जाता है, डाइसैकेराइड का जल अपघटन किया जाता है, तो दो या दो से अधिक क्या है, हमें मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। ये हमने कल बताया था आप लोगों को कि जब डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, कि जो डाइसैकेराइड का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो इसके द्वारा हमें मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने कई प्रकार के ये बताया था आपको, किस प्रकार से फ्रक्टोज को बनाए जा सकते हैं, है ना। तो डाइसैकेराइड्स को हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित भी कर दिया था, किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा, इसमें फ्रक्टोज की रिएक्शन तो कुछ दे रखी बेटा इसमें ना, ये भी फ्रक्टोज की रिएक्शन भी करवाएंगे हम आप लोगों से ना। ये डाइसैकेराइड्स किस टाइप से आ जाएंगे, कि जिसमें क्या होगा, इनका जल अपघटन करेंगे और दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कल हमने बताया था सुक्रोज का किया था, सुक्रोज से क्या बना था बेटा, जल्दी बताओ। जब सुक्रोज का हमने जल अपघटन करवाया था तो क्या क्या बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बिल्कुल राइट, है ना। एक तो बना था बेटा ग्लूकोज बना था, और दूसरा क्या बना था, फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट भी है।
जब हमने माल्टोज से किया था बेटा तो क्या बना था? माल्टोज, ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, है ना? माल्टोज, गुड। इससे केवल ग्लूकोज बना था, 2 अणु ग्लूकोज के बने थे। फॉर्मूला सबका एक जैसे, फॉर्मूला क्या है इन सबका? C12H22O11। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है, सॉरी सुक्रोज का भी यही है, माल्टोज का भी यही है। और तीसरा था हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज से क्या बना था बेटा? गैलेक्टोज, हाँ, और ग्लूकोज। बिल्कुल यहाँ 2 चीजें बनी थी, एक बना था ग्लूकोज और दूसरा क्या बना था इसमें? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ये 2 चीजें बनी थी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ध्यान ही रखना आपको, जब सुक्रोज का हमने जल अपघटन करवाया था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना था। माल्टोज का जब हमने जल अपघटन करवाया था केवल ग्लूकोज बना था। लैक्टोज का जब हमने जल अपघटन करवाया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना था। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये था बेटा इसमें मेन की किस प्रकार से। तो मोनोसैक्राइड जब क्या कहता है कि जब माना आपसे पूछा जाए डाइसैक्राइड किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं डाइसैक्राइड वो होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैक्राइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। मोनोसैक्राइड, ये मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड्स है बेटे, ठीक है ना? ये मोनोसैक्राइड्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना? ये सब क्या है? मोनोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड देखो समान भी प्राप्त हो सकते हैं बेटा। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, जहां पर हम ग्लूकोज दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना? ये किसमें? साइक्लिक फॉर्म है, ये सुक्रोज से प्राप्त होने वाले यौगिक है, ठीक है? अभी कहता है देखो ये दोनों जो मोनोसैक्राइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये देखो इस प्रकार से ग्लाइकोसाइड्स किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइड्स बंध है, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कौन सा है? ग्लाइकोसाइड्स बंध है, इसके द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना? और ये क्या होता है? अन अपचयी शर्करा है बेटे, अन अपचयी शर्करा है। कैसी शर्करा है? अन अपचयी शर्करा है। देखो सुक्रोज को हम देखेंगे तो सुक्रोज का अलग अलग गुण हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना? इसी प्रकार से माल्टोज है, देखो माल्टोज को जो है एक अन्य प्रकार का जो हमारे पास क्या है? डाइसैक्राइड्स है। और इसमें क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां से निर्मित होता है। यदि माल्टोज को देखेंगे तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज 2 प्रकार के, ठीक है? यहाँ 2 प्रकार अल्फा डी ग्लूकोज के 2 इकाइयों से निर्मित होता है, कौन? माल्टोज। ये इससे बना हुआ माल्टोज, ये दोनों इन दोनों से मिलकर के यदि माल्टोज का फॉर्मूला देखेंगे तो ये माल्टोज का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है? यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 2 ग्लूकोज की इकाइयां हैं, और कौन से ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज। देखो अल्फा पोजीशन पर डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां हैं, ठीक है ना? इनसे मिलकर के बना हुआ है कौन? कौन बना हुआ है? माल्टोज। ये माल्टोज का फॉर्मूला है। जैसे हमने सुक्रोज को पढ़ा ना, सुक्रोज कैसे बना हुआ? सुक्रोज ये बना हुआ है एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे जो है। और इनके बीच किससे जुड़ा हुआ है? ग्लाइकोसाइड्स बंद है। कौन सा साइड्स बंद है? ग्लाइकोसाइड्स। ऐसे माल्टोज है, तो माल्टोज भी क्या है? 2 चीजों से मिलकर बना हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणुओं से, है ना? और ये देखो बेटा ग्लूकोज की इकाई C1 और दूसरी जो C4 है, ये एक साथ जुड़ी हुई रहती है। देखो C1 ये है, कार्बन 1 ये है, और कार्बन 4 ये है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना? और किसके द्वारा जुड़ी हुई है? देखो जुड़ी रहती है एक, है ना? और ये एल्डिहाइड समूह देता है, दोनों क्या देते हैं? एल्डिहाइड समूह देता है। यहाँ अपचय गुण दर्शाता है, क्या दिखाता है ये? अपचय गुण। जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं, जैसे माना H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनेंगे? ग्लूकोज बनेंगे, C6H12O6, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज, ठीक है ना? ये ग्लूकोज बनेगा। तो इस प्रकार से ये कैसे है? ये भी क्या है? अपचयी शर्करा। वो कैसे? अनअपचयी शर्करा थी जो पहले वाले, वो अपचयित नहीं होती, वो रीअपचयित हो जाती है ना? अब तीसरा देखो लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला देखेंगे
तो लैक्टोज में भी 2 अणु से मिलकर बना होता है। जैसे देखो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनसे बना हुआ है पहले से, है ना। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो गैलेक्टोज प्राप्त होगा और एक ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी, है ना। एक गैलेक्टोज प्राप्त हो जाएगा और एक ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हो जाए तो बेहतरीन है, ठीक है ना। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड हम किसे कह सकते हैं, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा। ग्लूकोज का आप लोग ये किस टाइप का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। बाकी का इनका ये जैसे माना ये है एमिलोज है या एमिलोपैक्टिन है, इनके फॉर्मूले यदि याद हो जाए तो बेहतरीन है, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, देखो डाइसैकेराइड हमने पढ़ा। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि जब हम उनका जल अपघटन करते हैं तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु में प्राप्त हो जाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स भी होते हैं, देखो उसके बीच हम ट्राइसैकेराइड भी कह सकते हैं। ट्राइसैकेराइड क्या होगा, इन जो ट्राइसैकेराइड्स होंगे इनका जब हम अपचयन करवाएंगे, ट्राइसैकेराइड का जब हम अपचयन करवाएंगे तो हमें मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। डाइसैकेराइड में जब डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो 2 हमें क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। और जब ट्राइसैकेराइड्स का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो 3 अणु प्राप्त होते हैं मोनोसैकेराइड से। और पॉलीसैकेराइड्स क्या हुआ, जो पहले पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, है ना, हाइड्रोलिसिस H2 रिएक्शन विद वाटर, है ना, वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे अणु हमें प्राप्त होंगे, असंख्य मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। कितने हो जाएंगे, असंख्य, बहुत सारे अणु प्राप्त हो जाएंगे। और ये देखो बेटा, ये इकाई जो मोनोसैकेराइड की इकाइयां होती हैं, ये ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा संयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट। कौन से बंध के द्वारा, ये कहता है देखो पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ये जो आपस में जुड़ी हैं, ये बंध कौन सा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइडी बंध, है ना, ये ग्लाइकोसाइड्स बंध इनके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे यहाँ पर देखो एमाइलोज में 2 ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर भी बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच से कोई बॉन्ड बना हुआ है, ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज है बेटा, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये सारे के सारे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। और ये मुख्यतः क्या होता है, भोजन संग्रहण, संरचना का निर्माण का कार्य करता है। हमारे शरीर में भोजन संग्रहण हो गया, संरचना का निर्माण का काम करता है, ये कौन करता है, पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है, देखो बेटा क्या होगा, स्टार्च। स्टार्च हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टार्च है पौधों में मुख्य संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड्स। सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें मिलता है, बताओ तो बेटा किसमें मिलता है, चावल में मिलता है स्टार्च। चावल के पानी। हाँ बिल्कुल, चावल के मंड से, है ना, चावल के मंड से हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। और गेहूं में भी स्टार्च होता है, और किस में मिलता है स्टार्च, बहुत सारी चीजें हमारे पास है ना। तो इनमें स्टार्च देखेंगे जितने भी, देखो ये कह रहा है कि आहार का मुख्य स्रोत है, जैसे दाल हो गया, जड़ हो गए, जो जड़ होते हैं, कंद होते हैं, है ना, और कुछ सब्जियां है ना, जिनमें स्टार्च क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत सारी मात्रा में मिलता है ना। अल्फा ग्लूकोज है, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज जो हमारे पास है का बहुलक है, ठीक है ना। ये देखो एमिलोज हो गया, एमिलोपैक्टिन हो गया, ये सारे इनसे मिलकर के क्या बनते हैं, स्टार्च बनते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों से मिलकर के क्या बनते हैं, स्टार्च बनते हैं। स्टार्च में देखोगे तो 15 से 20% भाग क्या होता है, घुलनशील रहता है। देखो जल, देखो एमाइलोज जो है जल में घुलनशील अवयव है, और यह स्टार्च में कितना होता है, 15 से लेकर के 20% होता है।
इसके फॉर्मूले अलग अलग देखो, ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ये भी आपस में क्या होता है, इनमें बहुत सारे अणु हैं, ये आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े हैं, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है ना। ये अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइड्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइड्स बन रहे हैं। तो एक एक अणु दूसरे अणु से क्या है, किससे जुड़े हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध से। ठीक है। और ये मोनोसैकेराइड से मिलकर कई मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिनसे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड की परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, लव कटन पर मोनोसैकेराइड के असंख्य अणु देते हैं। ठीक है ना। मोनोसैकेराइड के क्या होंगे, असंख्य अणु देंगे, या उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या हुए, जिनका जलावकटन पर मोनोसैकेराइड की असंख्य इकाइयां हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। असंख्य इकाइयां हमें प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर। तो ये हो गए पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज भी क्या होता है बेटा, सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड्स होता है। इससे भी असंख्य अणु क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो, ये विशिष्ट रूप से कहाँ पाया जाता है, केवल पौधों में मिलता है। पौधों में देखा होगा, और पौधों में यहाँ क्या होता है, वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है, ये पौधों में मिलता है। सेलुलोज की बनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लांट सेल होती है, पौधे की कोशिका होती है, वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सेलुलोज की बनी हुई है। तो सेलुलोज कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा प्लांट में मिलता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सबसे अधिक सेलुलोज मिलता है। और ये भी क्या है बेटे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड से। ठीक है ना, इसको हम पॉलीसैकेराइड्स कह सकते हैं। कौन है, सेलुलोज। ठीक। देखो बेटा, उसके बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ मिलता होगा बेटा, ग्लाइकोजन किसी को पता है। ग्लाइकोजन जितने भी प्राणी होते हैं, देखो प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में रहता है, चलो हम अपने से लेते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रहेगा, संचित रहेगा, वो किस रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है ना। और चूंकि इसकी संरचना किसके समान होती है ना, एमएल, इसको बोलते हैं एमिलोपैक्टीन के समान होती है। ठीक है ना। इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राणी का स्टार्च कहा जाता है। ठीक है। और देखो बेटा, ये क्या कहता है कि एमिलोपैक्टीन जो है अधिक मात्रा में शाखित होता है। बहुत सारी शाखाएं होती है इसमें। ठीक है ना। यहाँ यकृत हो गया, मांसपेशियां हो गया, मस्तिष्क में, इन जगहों पर उपस्थित रहता है। ठीक है। और जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, एंजाइम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ देता है इसको। फिर ग्लाइकोजन क्या कर देता है, एंजाइम इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हमारे शरीर में संचित रहता है। ग्लाइकोजन है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ी तेजी स्पीड से बता रहा हूँ आप लोगों को। और कार्बोहाइड्रेट का महत्व यदि देखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट पौधों और प्राणियों में क्या होता है, सबके लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। ये हमारे शरीर में जो भोजन का प्रमुख भाग है बेटा। ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत भी है ये, है ना। वैद्यों द्वारा जैसे शहद का उपयोग किया जाता है ना, जो शहद है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है ना। कार्बोहाइड्रेट अणु क्या हो सकते हैं, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो स्टार्च को ही हम कह सकते हैं, सीधी बात है ना। और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पौधों में तो स्टार्च के रूप में, जो वनस्पतियां हैं उसमें स्टार्च के रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट संचित। और जो प्राणी और जंतुओं में किस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जो वनस्पतियां हैं बेटा, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उनमें रहता है स्टार्च के रूप में। क्या रहता है, स्टार्च के रूप में संचित। कौन, कार्बोहाइड्रेट। और जो हम एनिमल है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में।
किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है क्या रहेगा? इस जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। ठीक है ना? देखो जीवाणु हो गया या पौधों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज रहता है। सेलुलोज कहाँ रहता है? जीवाणु और पौधों की कोशिकाओं में। ठीक है ना? इसी प्रकार से सेलुलोज, फर्नीचर आदि बनते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है?